नमस्कार। आज मैं एक हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में पिछले व्याख्यानों में मैंने हिंदी कहानी के विकास पर बातचीत की थी। आज से मैं अगले 2-3 व्याख्यानों में हिंदी उपन्यास के विकास पर चर्चा करूँगा और ये जो चर्चा मैं कर रहा हूँ वो मैं हिंदी एमए और बीए में जिनके पास हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ना है उन दोनों स्तरों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर कर रहा हूँ और इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा। आपको एक तरह से एक संक्षिप्त परिचय और किस तरह से हिंदी उपन्यास के इतिहास को या हिंदी उपन्यास के विकास को पढ़ना चाहिए, क्या दृष्टि होनी चाहिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा क्योंकि किताबें आपके पास हैं और आप उन किताबों को पढ़िए। आपके शिक्षक उन किताबों के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आपको हिंदी उपन्यास के विकास के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो बहुत सी किताबें हैं, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसमें आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। वह है हिंदी उपन्यास का इतिहास और इसके लेखक हैं डॉक्टर गोपाल राय और ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि आप इसमें जिस किसी भी उपन्यास के बारे में जानना चाहिएगा या उपन्यास की प्रवृत्तियों के बारे में जानना चाहिएगा, बहुत विस्तार पूर्वक उनकी चर्चा की गई है और उसमें से जो जरूरत की सामग्री है वो आप अपनी जरूरत की सामग्री आप निकाल लीजिएगा। आज मैं जिस पक्ष पर विचार करने जा रहा हूं वह है हिंदी उपन्यास का आरंभ और इसमें मैं हिंदी के आरंभिक उपन्यासों की चर्चा करूंगा और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 1900 और 1910 यानी प्रेमचंद के पूर्व के ये उपन्यास हैं और इससे ये भी पता चलेगा कि इतिहास दृष्टि आपकी विकसित होगी कि किस तरह हिंदी उपन्यास नामक विधा का आरंभ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस ओर हुआ। और इसी पृष्ठभूमि में आप ये भी देखेंगे, जो कि मैं अगली कक्षा में बताऊंगा, कि इस पृष्ठभूमि में प्रेमचंद ने फिर इस उपन्यास विधा को कैसे विकसित किया और उसको शीर्ष पर ले गए। तो सबसे पहले मैं आरंभ करता हूं हिंदी उपन्यास के विकास के आरंभ पर, इसके उच्च पर। तो जैसा कि मैंने कहानी के व्याख्यान में भी आपको यह बताया था कि हिंदी कथा साहित्य जिसमें उपन्यास और कहानी दोनों शामिल हैं की परंपरा जुड़ती है भारतीय कथा परंपरा से, जिसमें सरित सागर भी है, कथा सरित सागर भी है और उसमें पंचतंत्र भी हैं और उसमें हितोपदेश भी हैं, रामायण राम कथा भी है, रामायण भी है और उसमें हर्षचरित भी है, महाभारत भी है। ये सारी कथा परंपराएं आरंभ के उपन्यासों में और बाद के उपन्यासों में भी संरचना की दृष्टि से और कथ्य की दृष्टि से भी बहुत सारी बातें आपको मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे
जैसे जैसे उपन्यास विकास करता गया, वैसे वैसे पुरानी परंपराओं का आवरण उतारकर एक नए आवरण के रूप में विकसित हुआ। जैसे एक पक्षी अपने अंडे को तोड़कर बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो चहुओर विचरण करने लगता है, उड़ने लगता है। उसी तरह यह कह सकते हैं कि उपन्यास के अंडे से निकलने का ये पहले का काल है। माने अभी चिड़िया का निर्माण हो रहा है, उपन्यास का निर्माण हो रहा है, और जब वो उपन्यास चिड़िया के रूप में उड़ती है तो प्रेमचंद दिखाई देते हैं। तो मैं अभी इसी प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यास के आरंभ की बात कर रहा हूं। कहानी के आरंभ के संदर्भ में बातचीत करते हुए मैंने ये भी कहा था कि रानी केतकी की कहानी 1803 में जो निकली, वो कहानी और उपन्यास दोनों ही दृष्टियों से हिंदी के कथा साहित्य का एक आरंभ बिंदु, जिसके बारे में हमने कहानी के व्याख्यान श्रृंखला में बातचीत कर ली है, इसलिए इसको मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। कहानी की तरह जो हिंदी उपन्यास लिखा गया, वो उपन्यास उस समय लिखा गया जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का पहला बिगुल बज चुका था। 1857 की पहली क्रांति हो चुकी थी और उसके बाद लामबद्ध होने लगे थे भारतीय अंग्रेजों को खिलाफ। अंग्रेजों की मंशा उन्हें समझ में आ गई थी कि ये केवल तिजारत करने नहीं आए हैं, व्यापार करने नहीं आए हैं, बल्कि ये हम पर शासन करना चाहते हैं, और शासन करने के साथ साथ ये हमारा धन भी अपने देश ले जाना चाहते हैं। हमारे कुटीर उद्योग को बंद कर दिया इन्होंने, हमारी खेती को नष्ट कर दिया, और जो कृषि व्यवस्था उन्होंने लगाई वह कृषि व्यवस्था अपने देश के अनुसार लगाई। हमारे यहाँ पहले किसान खेती करता था और जो भी उपज होती थी उसका एक हिस्सा राजा को देता था। यहां पर कर को नगदी में बदल दिया गया और इस प्रकार किसान लगातार गरीबी के दलदल में फंसता चला गया। इस पर विस्तार से मैं बात करूंगा जब अगले व्याख्यान में प्रेमचंद के उपन्यासों पर विचार किया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से जो उपन्यास लिखे गए या कथाकृतियां लिखी गईं, क्योंकि उपन्यास का रूप अभी बन रहा था, नॉवेल अभी भारत में नॉवेल अभी बन रहा था, कादंबरी थी हमारे पास पहले से, लेकिन कादंबरी का आधुनिक रूप विकसित हो रहा था। लेकिन एक बात मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि भारत में जो कादंबरी का आधुनिक रूप विकसित हुआ वह पश्चिमी नॉवेल से भिन्न था। यहां का अपना परिवेश था, अपनी मिट्टी थी, अपनी कथा थी और संरचना भी अपनी थी। और जिस भावभूमि में भारत में नॉवेल या उपन्यास का उदय हुआ वह यूरोपीय वातावरण से बिल्कुल भिन्न थी। यूरोप में जो उपन्यास का विकास हुआ वो पूंजीवाद और मध्य वर्ग के योगदान से हुआ, और कहा जाता है
कि जो उपन्यास है वो पूंजीवाद का ही प्रवक्ता है और जो मध्य वर्ग है उसी में से लेखक आए और उसी द्वारा पालित पोषित हुआ। मध्य वर्ग के लिए इस उपन्यास का जन्म हुआ या उनके कारण इस उपन्यास का जन्म हुआ। भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत में पूंजीवाद विकसित नहीं था। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी। हां, थोड़े बहुत शहरों की स्थापना हुई थी। तो शहर तो प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान में बनते बिगड़ते रहे हैं और अंग्रेजों के शासनकाल में भी कुछ शहर बने, कल कारखाने लगे, ये बड़े बड़े कल कारखाने लगे और गांवों से शहरों की ओर लोग आने लगे, लोग पढ़ने लगे, मध्य वर्ग का विकास हुआ और इसी मध्य वर्ग के बीच से उपन्यास भी लिखे गए। लेकिन यह कारण नहीं था। उपन्यास कारण बना कि यहां जो नवजागरण की चेतना फैल रही थी, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, उसके प्रवक्ता के रूप में, उसकी मुखर अभिव्यक्ति के रूप में भारतीय उपन्यास और इसीलिए हिंदी उपन्यास का भी जन्म हुआ। जब हम आरंभिक उपन्यासों की चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे, विचारेंगे कि जो हिंदी उपन्यास है, उस हिंदी उपन्यास में जो विषय था वो विषय क्या था। तो प्रेमचंद के आने से पहले जो उपन्यास लिखे गए, उन उपन्यासों में जो सबसे प्रमुख विषय था, वह प्रमुख विषय था कि स्त्रियों का उत्थान कैसे हो, स्त्रियों की स्थिति में सुधार कैसे हो और स्त्रियां कैसे आगे बढ़े। यानी पूरा का पूरा नवजागरण जिस स्त्री उत्थान पर केंद्रित था, वही विषय बना भारतीय उपन्यास और हिंदी उपन्यास का। जो हिंदी में जो उपन्यास नुमा एक कृति बनी 1870 में, देवरानी जेठानी की कहानी, और उस देवरानी जेठानी की कहानी में दो स्त्रियों की कथा है। उसमें एक देवरानी है और एक जेठानी है। जेठानी से देवरानी ज्यादा चतुर है, व्यवहार कुशल है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और वो जिंदगी को ज्यादा सकारात्मक रूप में संभालती है। तो ये तो बताने की कोशिश की गई इसमें कि स्त्रियां अगर पढ़ी लिखी हों तो अपने गार्हस्थ्य जीवन को कुशलतापूर्वक और बेहतर ढंग से चला सकती हैं, संबंधों को बेहतर ढंग से निभा सकती हैं। यानी पढ़ने लिखने का बहुत महत्व है। ये ठीक है कि इस समय के लेखकों की दृष्टि अभी सीमित थी, स्त्रियों का दायरा अभी घर से बाहर नहीं जा रहा था। लेकिन घर के भीतर ही अगर स्त्रियां शिक्षित होती हैं तो बालकों का पालन पोषण एक शिक्षित स्त्री करे और एक अशिक्षित स्त्री करे तो निश्चित रूप से शिक्षित स्त्री बेहतर ढंग से पालन कर सकती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर बच्चा बीमार होता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, ओझा के पास नहीं ले जाना है। उसे मालूम है कि पढ़े लिखे होने और न पढ़े लिखे होने का क्या अंतर होता है। तो जो जननी होती है वो अपने परिवार का आधार होती है और जो बालिका या बालक होता है वह सबसे पहले अपनी मां से ही ककहरा सीखता है, इसीलिए मां से ही भाषा सीखता है। इसीलिए हम मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस दौर की हुई कि इस दौर में स्त्री शिक्षा पर बहुत बल दिया गया। इसके अलावा इस काल में जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष उपन्यासों का विषय बन के आए, वह विधवा विवाह का विरोध, बाल विवाह का विरोध और निश्चित रूप से स्त्री की शक्ति को पहचानने की एक दृष्टि मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास का आरंभ स्त्री विमर्श से हुआ। और यह बहुत बड़ी बात कि एक आधुनिक दृष्टि इस उपन्यास ने विकसित की। हमारे नवजागरण काल के नेताओं ने एक विकसित की एक आधुनिक दृष्टि स्त्री के बारे में, और वही दृष्टि लेकर हमारे आधुनिक उपन्यासकार, कथाकार आगे बढ़े। आरंभिक जो कथाएं लिखी गईं, वे कथाएं यानी देवरानी जेठानी से पहले भी वे कथाएं मूलतः अनुदित थी। अब मैं कुछ उपन्यासों के नाम पढ़ता हूं या कथाओं के नाम पढ़ता हूं जो पुराणों और उपनिषदों से ली हुई कथाएं हैं, जैसे फूलमणि और करुणा का वृतांत, शनैश्वर जी की कथा, प्रहलाद चरित्र, कृष्ण जन्म, अश्वमेध, 3 देवों की कहानी। अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारे के सारी की सारी अनुदित कथाएं विस्तृत रूप में हमारे सामने आ रही हैं, और इसे अनुवाद के रूप में, हिंदी में अनुवाद के रूप में भारतीय कथा से पाठकों को परिचित कराया जा रहा है। तो एक वातावरण निर्माण हो रहा है हिंदी में कथा लिखने की परंपरा। इसी दौरान कुछ लोग हिंदी में अंग्रेजी उपन्यासों का भी अनुवाद करने की दिशा में प्रवृत्त थे। और इस दौरान एक रॉबिन्सन क्रूसो का नाम आपने सुना होगा, डैनियल डीफो का उपन्यास है। रॉबिन्सन क्रूसो का अनुवाद किया गया 1869-70 में, और ये भी इसका नाम रखा गया रॉबिन्सन क्रूसो का इतिहास। इसके बाद 1870 में पंडित गौरी दत्त की जो कथा है, जो उपन्यास है, उस उपन्यास जिसकी चर्चा मैंने अभी की, देवरानी जेठानी की कहानी, उसका प्रकाशन होता है। और इस उपन्यास की भूमिका ने कथाकार ने कहा है इसकी भूमिका में कि इसमें मैंने जो स्थानीय भाषा है, जो एक बनिया के परिवार की भाषा है, वहाँ के स्त्रियों की भाषा है, वहाँ के पुरुषों की भाषा है, उसका मैंने इस्तेमाल करना किया है इसमें, और कोशिश की है कि जैसा लोग जीवन में बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसी बोलने को, उसी व्यवहार करने को, और वैसे ही भाषा के इस्तेमाल मैंने करूं। यानी पहली बार हिंदी कथा साहित्य में यथार्थवादी आग्रह देखने को मिलता है। लेकिन यह उपन्यास भी उपदेशाख्यान शैली में लिखा गया है। उपदेश और आख्यान, यह आख्यान शैली भारतीय परंपरा है, और उपदेश देना भी भारतीय परंपरा है। भारत में कथा, कहानी, किस्से का निर्माण ही हुआ सीख देने के लिए, उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए।
हिंदी उपन्यास का आरंभ भी ऐसे ही हुआ। तो इस प्रकार भारतीय कथा परंपरा और हिंदी कथा परंपरा एक दूसरे से बहुत जुड़ती है, या हम कह सकते हैं कि उसी से भारतीय कथा का जन्म हुआ और उसी से हिंदी कहानी भी निकली और हिंदी उपन्यास भी निकला। इसी प्रकार के बहुत से उपन्यासों के नाम गिनाए जा सकते हैं। कुछ उपन्यासों के नाम आप लोगों को मालूम होने चाहिए, इसीलिए मैं इनके नाम आपको बता रहा हूं। जैसे एक उपन्यास 1872 में निकला, वामा शिक्षक, और 1877 में एक उपन्यास निकला, भाग्यवती। इन दोनों में ही आप देखेंगे कि स्त्री शिक्षा पर बहुत ही बल दिया गया है और इसमें स्त्रियों को शिक्षित क्यों किया जाए और शिक्षित होने से क्या फायदा होता है, इसका जिक्र इन दोनों उपन्यासों में है। 1875 में पहली बार बाबू हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन और उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका में पहली बार उन्होंने नॉवेल शब्द का प्रयोग किया। दुविधा थी कि इसे उपन्यास कहें या ना कहें, क्योंकि उन्होंने जो इसमें अपनी एक लंबी कथा छापी, आप बीती और जग बीती, उसको उन्होंने कहानी कहा, उपन्यास नहीं कहा। और यह दुविधा बहुत दिनों तक चलती रही। बालकृष्ण भट्ट ने पहली बार 1889 में एक उपन्यास लिखा, उपन्यास नाम से उपन्यास लिखा और उसका नाम रखा रहस्य कथा उपन्यास। और इस तरह से उपन्यास नाम हिंदी में चल पड़ा। 1881 में लिखित और 1890 में प्रकाशित राधाकृष्ण दास का उपन्यास निस्सहाय हिंदू पहला उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति से उपन्यास को प्रस्तुत किया गया है, यानी संवाद ज्यादा डाले गए हैं। और ये एक नई टेक्निक, नई तकनीक हिंदी उपन्यास में चलकर आती है। और ये भारतीय जो नाटक की परंपरा है, उस नाटक की परंपरा से और जो हमारी कथा परंपरा में भी संवाद प्रमुखता रही है, उसका प्रयोग राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू में कहा है, लिखा है। और इसके साथ साथ इस उपन्यास में उपदेश भी है। तो उपदेश, आख्यान और नाटकीयता, ये तीन चीज इस उपन्यास में मिलती है। इसलिए यह उपन्यास देवकीनंदन, ये उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी से आगे बढ़ी हुई रचना है। और ये विषय की भी दृष्टि से बहुत ही एक कठिन विषय को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है। आप जानते हैं कि 1857 के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि यदि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे तो ये हमें राज नहीं करने देंगे। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान को अलगाने और बरगलाने का पूरा प्रयास किया। और उसमें एक बड़ी समस्या थी गोवध की समस्या और गो रक्षा की समस्या। और इसको लेकर हिंदू और मुसलमानों में अक्सर झड़प होती रहती थी और उसको अंग्रेज हवा देते थे। लेकिन ये उपन्यास इस दृष्टि से लेखक की एक विकसित दृष्टि का प्रतीक लगता है। इसमें एक बड़ा विजन दिखाई पड़ता है कि इसमें एक मुसलमान पात्र गोरक्षा में अपनी जान दे देता है अपने एक हिंदू मित्र की खातिर। यह है भारतीय संस्कृति, यह है हमारी लोक संस्कृति,
यह है हमारी जमीन से जुड़ी संस्कृति, जिसको अंग्रेजों ने इतना बिगाड़ा कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया और अंत में भारत और पाकिस्तान बंट गया और हम इसके लिए अभिशप्त हुए। तो राधा कृष्ण दास निस्सहाय हिंदू में बड़े ही साहस के साथ उन्होंने इस समस्या को उजागर किया और यह भी बताया है कि यह समस्या कैसे दूर हो सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। 1882 में एक लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास आया, परीक्षा गुरु। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला नोवेल कहा। अब उन्होंने बहुत विस्तृत नहीं किया, कि विस्तार नहीं दिया कि अंग्रेजी ढंग का पहला नोवेल क्यों है, लेकिन इस उपन्यास को देखने से यह लगता है यह बिल्कुल अंग्रेजी ढंग का नोवेल नहीं है, यह भारतीय ढंग का नोवेल है। इसमें भी वही उपदेश है, संवाद है इसमें, लेकिन कथा कहने का जो ढंग है, कथाकार की जो उपस्थिति है, बार बार जो वो कथाकार जो बात करने लगता है अपने श्रोताओं से, अपने पाठकों से, वो भारतीय पद्धति है, वो यूरोपीय पद्धति नहीं है। हां, विषय जरूर नए से नए होते जा रहे थे, क्योंकि नए नए आयाम सामने आ रहे थे। अंग्रेजों की पोल खुल रही थी, उनकी असलियत सामने आ रही थी, और इस असलियत को हिंदी उपन्यास और हिंदी उपन्यासकार अपनी कृतियों में उसको उजागर कर रहे थे। एक आलोचकीय दृष्टि निर्मित हो रही थी भारत में। इस उपन्यास में, जैसा कि मैंने कहा, उपदेशों की भरमार है, उपदेशाख्यान है, इसलिए अंग्रेजी ढंग का नोवेल ये नहीं है। इसमें जो सबसे प्रमुख बात उभर कर आई है, जो विषय की दृष्टि से यह बिल्कुल अलग है, वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो हमारे धन का शोषण और अपहरण किया जा रहा था, हमारे देश का धन जो बाहर जा रहा था, ये बात लोग समझने लगे थे। और कांग्रेस की स्थापना अभी नहीं हुई थी, लेकिन हमारे उपन्यासकार, अभी जो कांग्रेस जो बाद में इस पर बात करने वाली है 1885 के बाद, उसको ये समझने लगे हैं। भारतेंदु भी इस बात को समझ लगे थे कि जो धन हमारे देश से बाहर जा रहा है, उससे बड़ा दुख होता है। तो ये हमारे साहित्यकार इस बात को समझने लगे थे, हमारे आर्थिक रणनीतिकार इस बात को उजागर करने लगे थे कि हमारा धन वापस जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। तो इस दृष्टि से ये एक नवीन दृष्टि का उपन्यास है, और इसमें आलोचना की गई है पश्चिमी सभ्यता की, और यह बताया गया है कि पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाले लोग कैसे बर्बाद हो जाते हैं, कैसे उनकी माली हालत खराब हो जाती है, और अपनी जड़ों से कटने वाले लोग कैसे बेघर हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह उपन्यास एक तरह से आंख खोलने वाला है समाज का, कि भारतीय परंपराओं में विश्वास रखो, भारतीयता में विश्वास रखो, और अंग्रेजों का मुकाबला करो। हालांकि इस समय के उपन्यास में यह बात पूरी तरह ध्वनित नहीं होती है, लेकिन जो इसकी अंतर्धारा है, मैं बार बार कहता हूं कि जब आप किसी कृति को पढ़ें तो उसकी अंतर्धारा को पकड़ने का प्रयास जरूर करें। और यह अंतर्धारा यही है, जब अंग्रेजों की आलोचना हो रही है, उसकी विचार पद्धति की आलोचना हो रही है, तो निश्चित रूप से उस पूरे साम्राज्यवाद की आलोचना हो रही है।
और जब उस साम्राज्यवाद की आलोचना हो रही है तो हम इसे साम्राज्यवादी विरोधी कृतियां या उपन्यास कह सकते हैं। फिर एक उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का आया, नूतन ब्रह्मचारी, और यह उपन्यास बिल्कुल एक नए शिल्प में लिखा गया। इसमें जो अवलोकन बिंदु है, इसमें जो विजन है, इसमें जो उपन्यास को देखने और लिखने की जो दृष्टि है, वह एक बालक के दृष्टि से आई। माने बालक ही इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, वही नायक है इसका, और उसकी दृष्टि से यह सारा कुछ हमें उपन्यास में कथा कही गई। यह एक नवीन बात है। यह उपन्यास के बढ़ते कदम है, हिंदी उपन्यास के बढ़ते कदम है, संरचना की दृष्टि से भी, शिल्प की दृष्टि से भी और विषय की दृष्टि से भी। और इसमें एक जो उस समय का जो एक सच है कि उस समय जो पिंडारी थे, जिन्हें अंग्रेज डाकू कहा करते थे, और जो स्वतंत्रता, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भी जिन्होंने हिस्सा लिया, इस रूप में कि उन्होंने अंग्रेजों को का विरोध किया, सशस्त्र विद्रोह किया। और इस उपन्यास में भी इनकी चर्चा की गई है, और इन्हें डाकू के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि एक अच्छे मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। एक डाकू आता है, डकैती करने के लिए आता है, लेकिन वो एक बच्चे को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस दृष्टि को बहुत गौर से देखने की जरूरत है कि क्यों एक डाकू को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि अंग्रेज उसे डाकू कहते हैं, गलत व्यक्ति कहते हैं। इसलिए कि एक नई दृष्टि दी कि ये डाकू नहीं है, ये अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, एक आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा इस उपन्यास में पर्दा प्रथा का भी विरोध किया गया है। यह भी नई बात है, प्रमुख बात है, और आधुनिक भारत के निर्माण और स्त्रियों की स्वतंत्रता का आगाज है ये। तो हिंदी उपन्यास ने आधुनिक भारत के निर्माण में इस प्रकार भूमिका निभाई है कि उन्होंने एक नई दृष्टि दी है। जो हमारे परंपरागत मूल्य थे, जो रूढ़िग्रस्त हो चुके थे, जिनकी अब आवश्यकता नहीं थी, जो आडंबर बन चुके थे, जो रूढ़ियां बन चुकी थी, उसका ये उपन्यासकार और कथाकार विरोध करते हैं, और उन अंतर्ध्वनि निकलती है कि इसे समाज से समाप्त हो जाना चाहिए। एक ठाकुर जगन सिंह का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। यह उपन्यास स्वप्न शैली में कही गई, और यह भी भारतीय परंपरा का ही उद्बोधन है। भारतीय कथा परंपरा में स्वप्न शैली का बहुत जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, और यह कल्पना को, समाज के सच को एक नई दृष्टि देने का प्रयत्न। हालांकि यह एक प्रेम कथा है, यह एक प्रेमाख्यान है, लेकिन इस प्रेमाख्यान के बीच, इस प्रेम कथा के बीच जो समाज का यथार्थ है, समाज में जो स्त्री की स्थिति है, उसका भी बार बार जिक्र होता है। तो संरचना की दृष्टि से और शिल्प की दृष्टि से इस उपन्यास, प्रेमचंद से पहले इस उपन्यास का आना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि। 1890 के बाद
हिंदी उपन्यास एक नई करवट लेता है। देवकीनंदन खत्री आते हैं और देवकीनंदन खत्री अपने साथ चंद्रकांता संतति, भूतनाथ जैसी रचनाएं लेकर आते हैं और उनकी रचनाओं में अय्यारी है, तिलस्मी है, जासूसी है, षड्यंत्र है, एक दूसरे के खिलाफ, एक राज्य के खिलाफ दूसरे राज्य का झगड़ा है। दो परंपराएं देखने को मिलती हैं देवकीनंदन खत्री में। उनकी चंद्रकांता ले लीजिए, चंद्रकांता संतति ले लीजिए या भूतनाथ ले लीजिए, इन तीनों में दो परंपराएं आपको एक साथ मिलेंगी। एक तो फारसी दास्तानों की परंपरा और दूसरी भारतीय कथा परंपरा। भारतीय कथा परंपरा से उन्होंने आख्यान शैली ली है, प्रेम कथाएं ली हैं और फारसी दास्तानों की परंपरा में उनसे उन्होंने तिलस्मी और अय्यारी ली है और इन दोनों का इतना सुंदर सामंजस्य बिठाया है, ये कहीं से, ये बिल्कुल भारतीय मूल की रचनाएं लगती। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस उपन्यास में तिलस्म है, धन की खोज है, प्रेम है, षड्यंत्र है, लेकिन इस उपन्यास की एक अंतर्धारा है जिसको देखना जरूरी है और इस दृष्टि से भी आप जरूर विचार कीजिएगा कि यह उपन्यास यह बताता है कि भारत गुलाम क्यों हुआ। भारत के गुलाम होने की कथा है ये। सारे राज्य एक दूसरे से जूझ रहे थे। एक विद्यार्थी ने मुझसे प्रश्न किया कि क्यों सोमनाथ का मंदिर लूट लिया गया जबकि उसके चारों ओर मजबूत राजा थे, मजबूत राज्य थे, मजबूत राजकीय वंश थे, उन लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया। निश्चित रूप से यदि इस देश के सारे राजा एक साथ मिल जाते, दक्षिण के ही, और चालुक्य तो इतना बड़ा शासक था, चालुक्य वंश, वो कभी भी सोमनाथ को लूटने न देता। लेकिन सभी राज्य अपने अपने में सीमित थे, इसलिए आक्रमणकारी आते थे, भारत को लूटते थे, चले जाते थे। लोग, राजा और अपने ही दायरे में रहता था कि मेरे दायरे में तो कोई नहीं आया, और इस तरह भारत लुटता गया और अंततः भारत गुलाम हो गया। पहले मुगल आए, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, पहले लूटा, लूटने के बाद हमारे ऊपर शासन किया, फिर अंग्रेज आ गए। जब मुगल कमजोर हो गए तो अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने हमें लूटा और हमें बर्बाद कर दिया। तो ये चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, इस दृष्टि से अगर आप पढ़ेंगे तो ये षड्यंत्रों की जो कथा है उसमें वो भी कथा छिपी है कि भारत गुलाम कैसे हुआ। इसके बाद हाँ, एक बात जो महत्वपूर्ण बात मैं भूल रहा था वो ये कि ये चंद्रकांता संतति जैसे और भूतनाथ जैसे अय्यारी और तिलिस्मी उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने नागरी लिपि सीखी, क्योंकि ये उपन्यास नागरी लिपि में लिखे गए थे। ज्यादातर लोग अभी उर्दू की तरफ झुके हुए थे। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह प्रेमचंद ने उर्दू से लिखना आरंभ किया था, लेकिन प्रेमचंद ने उर्दू को छोड़ा क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो इस तरह से एक पाठक वर्ग इसने बनाया जो बाद के प्रेमचंद के लिए वो बहुत सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि उनके उपन्यासों को लोगों ने पढ़ा और प्रेमचंद भी इसीलिए हिंदी में उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया, क्योंकि हिंदी में पाठकों की संख्या बढ़ गई थी बहुत तेजी से। हिंदी पढ़ने वाले मध्य वर्ग का भी तेजी से विकास हुआ था और इसलिए प्रेमचंद ने जो जितना लिखा और जितना पढ़ा गया उसमें बाबू देवकीनंदन खत्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद
जो उपन्यास लिखे गए, किशोरीलाल गोस्वामी ने ऐतिहासिक रोमांस लिखे और उन्होंने हिंदू गौरव का चित्रण किया। और जो पुनर्जागरण का जो एक दस्तावेज है, उसको लेकर वो सामने आए। जिस तरह विवेकानंद हिंदू गौरव को चहुओर विकसित करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसी प्रकार किशोरीलाल गोस्वामी अपने उपन्यासों में विवेकानंद का ही कार्य कर रहे थे। गोपाल राम गहमरी ने अपराध और जासूस से लबरेज कथाएं लिखी। तो इस प्रकार 1890 के बाद और 1910 के बीच का जो समय था, उसमें मुख्य रूप से ऐतिहासिक कथाएं लिखी गईं, जासूसी कथाएं लिखी गईं, अय्यारी और तिलिस्म की कथाएं लिखी गईं और पढ़ने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। प्रेमचंद के पूर्व के जो सबसे प्रमुख उपन्यासकार माने जा सकते हैं, जिन्होंने सामाजिक सरोकारों को, मध्य वर्ग को सामने रख के जीवन को, गांवों के जीवन को एक जमींदार परिवार के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। स्त्री पुरुष के संबंध को, ढहते हुए सामंती जीवन को उन्होंने अपने 2 उपन्यासों में दिखाया है। एक उपन्यास है उनका घराऊ घटना, जो 1893 में प्रकाशित हुई, और दूसरा है बलवंत भूमिहार, जो 1901 में जिसका प्रकाशन हुआ। इन दोनों ही उपन्यासों में जो भारतीय मध्य वर्ग है, उस मध्य वर्ग का जो अंतर्विरोध है, उसकी जो समस्याएं हैं, उसमें जो स्त्री पुरुष का संबंध है, अभी मध्य वर्ग बन रहा था, और गांव का जो सामंती वर्ग है, उस सामंती वर्ग के परिवार का, उसके टूटन का, उसके धीरे धीरे अधोपतन का भी चित्रण किया गया है। ये दोनों उपन्यास प्रेमचंद के पूर्व के प्रमुख सामाजिक उपन्यास माने जा सकते हैं। 1900 और 1900 के बाद बहुत सारे उपन्यास, अब प्रेमचंद का पदार्पण होने वाला था, बहुत सारे लोगों ने उपन्यास लिखे। ब्रजनंदन सहाय ने उपन्यास लिखा, मेहता लज्जाराम शर्मा ने हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण भट्ट, अवध नारायण, और ये सारे जो उपन्यास आए, उसमें मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने कहा, जो चिंता व्यक्त की गई वो स्त्रियों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की गई, और बार बार उनके जीवन में किस प्रकार का सुधार हो, ये चिंता व्यक्त की गई। एक बाल विवाह का विरोध किया गया एक उपन्यास में। चंद्रकला उपन्यास का नाम है, हनुमंत सिंह रघुवंशी का उपन्यास है। और ये जो नारी शिक्षा का समर्थन है, नारी स्वतंत्रता है, इसकी बार बार बात की गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नारी समस्या पर, बल्कि जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद है, अलग अलग तरीकों से अंग्रेजी साम्राज्यवाद की भी आलोचना की गई, अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना की गई, कर व्यवस्था की आलोचना की गई। लेकिन ये स्वर अभी बहुत धीमा था। और जैसे रामलाल, एक उपन्यास है मन्नन द्विवेदी गजपुरी का, उसमें पुलिस के अत्याचार का विवरण है, उसमें ग्रामीण समाज में जो उथल पुथल मच रही है, जो बदलाव हो रहा है, उसका चित्रण है। तो इस प्रकार से जो हिंदी उपन्यास प्रेमचंद से पहले जो सामने आए, उसमें जो प्रमुख बातें थी, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया, स्त्री अस्मिता और स्त्री के पहचान की बात सामने आई, बाल विवाह का विरोध किया गया, मध्य वर्ग और सामंत वर्ग का चित्रण किया गया, उनके अंतर्विरोध को दिखाया गया, अंग्रेजी शासन और रीति रिवाज और उनकी संस्कृति की आलोचना की गई, कथा के माध्यम से, सीधे सीधे नहीं की गई। और इस प्रकार
एक नवजागरण हिंदी उपन्यासों के माध्यम से सामने आया और इन कथाओं को पढ़कर एक परिवर्तन शुरू हो गया भारतीय समाज में और हिंदी पढ़ने वाले लोगों के बीच में। और इस प्रकार लोगों ने प्रेम कथाएं भी पढ़नी शुरू की, जो प्रेम कथाएं पढ़ना हिंदी समाज में मध्य वर्ग में वर्जित माना जाता था। तो इस प्रकार से एक नई संकल्पना शुरू हुई और उपन्यास ने निश्चित रूप से आधुनिक भारत के निर्माण में पहला कदम रखा, पहला चरण रखा। तो इस प्रकार हिंदी उपन्यास आधुनिक भारत का एक पर्याय बन गया। अब अंडा फूट चुका था, अब उसमें से चिड़िया घोंसले से बाहर निकलने के लिए बेचैन थी और प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार के रूप में आए जिन्होंने हिंदी उपन्यास रूपी चिड़िया को दिगंत तक फैलाया, विचरण कराया। तो अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में हम इस पृष्ठभूमि में प्रेमचंद पर विचार करेंगे, उनके उपन्यासों के विकास पर विचार करेंगे, उनके उपन्यासों ने किस प्रकार उपन्यास की संरचना को और उपन्यास के विषय को आगे बढ़ाया, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो अगले सोमवार को फिर मैं इसी समय हाजिर होऊंगा प्रेमचंद के उपन्यास के संदर्भ में हिंदी उपन्यास के विकास को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।